इक्का वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। और आप रैप इंडस्ट्री के असल में हुक्म का इक्का है, ये फीलिंग अपने आप में कैसी है? सबसे पहले शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और अच्छी फीलिंग है यार, जो मतलब सोचते थे वो आज कर रहे हैं। और उससे बढ़िया फीलिंग क्या होगी, जो आप जिसके बारे में सपने देखते थे आज वो हकीकत है आपके लिए। तो हम फील तो ब्लेस्ड। इक्का ने कभी ये मैनिफेस्ट किया था कि बड़े होके इक्का सुपरस्टार बनने वाले हैं? सुपरस्टार तो नहीं सोचा था, बट हाँ मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँगा, कुछ हटके करूँगा, जो मेरे खानदान में किसी ने ना करा हो मैं वो करूँगा। तो या तो जितना भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, शुरू से ये था कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्पेशली डैड ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। तो अगर बचपन से शुरू की जाए कहानी, तो क्या क्या यादें हैं जो आपको आज जो इक्का हैं उस सपोर्ट सिस्टम में बेहद मायने रखती हैं? यार सपोर्ट ना माँ बाप का सिर्फ यही होता है कि ना उनको भरोसा था मेरे पे। यही सपोर्ट होता है माँ बाप का, कि आपकी चीज़ पे भरोसा होना कि जो ये कर रहा ना ठीक है, उसमें कुछ कर लेगा। उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं। जैसे कि मैं 5-5 दिन अपने घर से बाहर रहता था, तो कभी ये नहीं पूछा कि तू कहाँ जाता है, क्या करता है। तो हम ऐसे भी नहीं, अगर मैं अपने घर से बाहर हूँ तो मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, अपना काम ही कर रहा हूँ, और कोई हमने मटर गश्ती नहीं करी कभी। तो माँ बाप का ऐसा सपोर्ट था। ये नहीं कभी उन्होंने कि हाँ भाई माइक लेके दे दिया, वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं एक बहुत मिडिल क्लास और ये फैमिली से था। कभी नहीं बोला डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, चले नहीं। जाओ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ये जिस मिडिल उनको क्लास पता था कि ये नहीं बन पाएगा, उन्होंने कभी बोला भी नहीं। हाँ, अगर उनको दिखता कि हाँ ये कर लेगा तो वो ज़रूर बोलते कि यार इसको ये चीज़ बननी चाहिए। पर उनको दिखता था कि यार मैं म्यूज़िक अच्छा करता हूँ, और तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा उस चीज़ में। आज का उनका रिएक्शन कैसा है आपको इस मुकाम पर देख के? बहुत अच्छा है यार, मतलब पर ना ऐसे रहते हैं ना, अलग तरीके से ट्रीट करते हैं आपको माँ बाप। जब आप बड़े बन जाते हो ना, जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लेते हो, तो ना माँ बाप बड़े अलग हो जाते हैं। वो ना आपसे ना वैसे अलग तरीके से बात करते हैं। तूने खाना खाया, अच्छा खाना खा ले, ये और वो। मैं अपनी मम्मी को आज ही बोलता हूँ मेरे को डांट दिया करो। अच्छा। पापा को आज ही बोलता हूँ मेरे को मार दिया करो, कि मेरे को लगे कि हाँ वो पुराने वाला समय है, मेरे माँ बाप वैसे हैं, बदले नहीं है। तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस से हो गए हैं, पर मुझे लगता है कि उनको ये भी लगता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल सन हो हाँ, गए। बुरा ना मान जाए, ये ना हो जाए। मैंने कहा मैं आपका बच्चा हूँ, 1.5 दो मेरे को कोई चीज़ लगे। तो आज भी वैसा रखो जैसे पहले रखते थे मेरे को। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी तरफ से वैसा प्यार रहे जैसे बचपन से था। और लेकिन आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बेटे हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, बहन की शादी कराई आपने और वो सारी जवाबदारी आप पूरी कर रहे हैं। तो ये एक अचीवमेंट लगता है अपार्ट फ्रॉम द करियर? यार अचीवमेंट तो नहीं कहूँगा, वो मेरी जिम्मेदारियाँ थे। देखो जिम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ती हैं इंसान को, और मेरे हिस्से जिम्मेदारियाँ आई तो मैंने उनको निभाया। और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया इन जिम्मेदारियों को निभाने में। और अब बात करते हैं हालिया में आपके आए हुए गाना लाडला, जो आपने लिखा है, आप ही ने कंपोज किया है। इस कहानी के पीछे की बैक स्टोरी आप बताइए। यार एक्चुअली मैं यूट्यूब पे ना बीटें सुनता रहता हूँ। एवरीडे मेरा यही काम होता है। मेरे घर पे मेरा स्टूडियो है, और मैं उठते अपने स्टूडियो चला जाता हूँ, और वहाँ बैठ के मैं बीट सुनता हूँ यूट्यूब पे जाके, रैंडम बीट्स। तो बैक टू बैक मैं बीट सुन रहा था, तो एक बहुत लो फाई सी बीट थी, वो चल रही थी। और मेरे को याद है मेरी पहली अपने मतलब ऐसा निकला, लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का लाड। मना तो गाना है यार। हाँ लो भोलेनाथ जी। मैं कभी भी अगर गुरुद्वारे या फिर चर्च या मस्जिद के सामने से गुजरता हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ ओम नमः शिवाय। पता नहीं ऑटोमेटिक है ये। बचपन से है? हाँ, अभी भी मतलब बचपन से कहीं भी जाता ना, तो मैं कोई भी मंदिर या कोई भी गुरु का स्थान देखता हूँ तो मैं उसको हाथ जोड़ के ऐसे बोलता हूँ ओम नमः शिवाय। पता नहीं वो अंदर से निकलता है मेरे। तो मुझे लगता है, और ना मुझे ऐसा फील होता है कि ना हर इंसान ना अपनी पर्सनालिटी के ना अकॉर्डिंग अपना भगवान चूज करता है। आपको अगर जैसी कोई क्वालिटीज़ होंगी जिसमें कैसे राम जैसी क्वालिटीज़ हैं, तो वो राम जी के डिवोटी हो रहेगा, कृष्ण जी के डिवोटी हो रहेगा। मुझे लगता था भोलेनाथ में, मेरे को लगता था कि वो भोले भी हैं, पर जब वो अपने पे आते हैं वो डिस्ट्रॉयर भी हैं। तो मैं वैसा ही हूँ। तो दिल से बहुत अच्छा हूँ, तो दिल से बहुत बुरा हूँ, तो बीच में नहीं हूँ कहीं मैं। हाँ, तो मैं उनकी वो शिव जो उनका ऑरा है, जिस तरीके से वो भगवानों के भगवान है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो झुकाव मेरा हमेशा, हर चीज में शिव है, पावर। हाँ ओम, यस। तो ना वो झुकाव, वो वैसा डिवोटी मैं शुरू से भोलेनाथ को लेके रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक निकला ये लाइन। फिर मैंने वो लिखना चालू करा, मैंने कहा 2 लाइन के साथ शुरू करते हैं। हो बदारे यार भूरी नार लंबी कार, सुना चर्चा तो होगा जी यार की ठाट का। जीवन को छोरा बेफिक्री में काटे हैगा, लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का। तो यस, जय भोले जय भोले जय भोले। इसके जस्ट ऑपोजिट
उर्वशी गाना कुछ महीनों 7-8 महीने पहले एमसी स्टैन के साथ आया था, वो भी सुपर हिट। मुझे लगता है 25 से 26 मिलियन व्यूज़ हैं उसमें। अप्रॉक्सीमेटली यस। वो एकदम बिल्कुल अलग है। तो ये अलग अलग जो जॉनर के साथ आप खेलते हैं, इतना दिमाग कैसे चल जाता है एकदम? यार सोच है यार, मेरे अंदर ना बहुत सारी पनपती रहती हैं चीज़ें और जो मैं सोचता हूँ मैं पन्नों पे उतार देता हूँ। और बहुत अलग अलग जोन है मेरे। कभी मैं गुस्से में होता हूँ गुस्से वाला गाना लिख देता हूँ, प्यार में होता हूँ प्यार वाला गाना लिख देता हूँ, भक्ति में होता हूँ भक्ति वाला गाना लिख देता हूँ। तो ये मेरे इमोशन और फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा गाना निकलेगा। और मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट का यही होता है, अगर वो सैड है ना तो वो सैड ही बना पाएगा, कभी पार्टी वाला गाना नहीं गा पाएगा। कोई आर्टिस्ट अगर दिल से टूटा वो कभी नहीं पार्टी कर पाएगा, वो सैड ऐसा गा देगा ना। पर तो मैं इमोशंस के अकॉर्डिंग चलता हूँ कि मैं किस जोन में हूँ, किस इमोशन में हूँ उस वक्त, तो उसका अकॉर्डिंग लिखता हूँ। अंडरग्राउंड रैप को जो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़ा नाम है, एक इंस्पिरेशन है। लेकिन धीरे धीरे आप मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो भी रिक्वायर्ड है। तो जब आप मेन स्ट्रीम में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर होता है कि आपका जो रियल फॉर्म है वो आप पोर्ट्रे नहीं कर सकते, कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर है आपको कि आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें सामने नहीं ला सकते, या XYZ चीज़ों को लेकर आप खुल के नहीं लिख सकते जो एक इक्का अंडरग्राउंड रैप में जो लिख सकता है। तो आपके साथ जब आपने मेन स्ट्रीम में काम किया है तो इस तरीके का कोई प्रेशर कभी? नहीं, मैं तो लिख देता हूँ भाई। मैंने अपनी एल्बम करी है पहले 2 आए और निशु, उसके अंदर मैंने काफ़ी बातें करी है सोसाइटी को लेके, गवर्नमेंट को लेके और भगवान, मतलब वाले जोन में भी चला गया था मैं। एक गाना था डीमन, तो उसमें मैंने जो मेरे अंदर चलता है वो सारी बातें लिखी मैंने, कि मैं किस तरीके से भगवान को देखता हूँ। और एक ग्राफिटी एक गाना था मेरा, उसके अंदर मैं सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट को किस तरीके से देखता हूँ। मैं सब बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हिप हॉप एक जरिया है जहाँ पे आप खुल के अपनी बातें बोल सकते हैं। लेकिन हमें कमर्शियली वो देखने नहीं मिलता। मतलब आई एम श्योर बादशाह, हनी सिंह, ये सब आपके दोस्त होंगे, आप इनको मानते होंगे, लेकिन ऑनेस्टली अगर हम बात करें तो जब हम बादशाह के गाने सुनते हैं, हनी सिंह के गाने सुनते हैं, तो ऑल्दो दे आर स्टार्स, सुपर स्टार्स, लेकिन उनकी लिरिक्स में उतनी ग्राउंड कनेक्टिविटी फील नहीं होती। मेजरली इट इज़ कार, डांस एंड XYZ थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके गानों में आज भी वो मेंटेन है, भले ही आप मेन स्ट्रीम में आए हैं। तो ये क्या वो उस ग्राउंडेड चीज़ों से कनेक्टेड कभी थे ही नहीं, या कमर्शियली उन्हें लगता है कि ये चलेगा नहीं? यार मैं हनी भाई को और बादशाह भाई को भी जानता हूँ। हनी भाई ने गाना करा था, मुझे याद है, भगत सिंह का, तेरी फोटो क्यों ने भगत से यहाँ लग दी नोटा थे। किसी ने वो गाना सुना भी नहीं था, वो शायद आपको भी पता नहीं होगा कि वो गाना, इसलिए नहीं करते हनी भाई। आपको जवाब आपकी बातों से मिल गया, आपको पता ही नहीं है। और मैं हनी भाई के भी फैन से भी पूछ लूंगा ना, कोई जो बहुत सारे फैंस हैं उनको भी ये गाना पता नहीं होगा। उन्हें क्या पता होगा, 4 बोतल वोडका का, वो ये सब पता है। तो उनका झुकाव, उनको लगा कि यार मैं इतना काम करके, इतनी मेहनत करके मैंने एक गाना बनाया, किसी ने उसको तवज्जो भी नहीं दिया। तो फिर वो आर्टिस्ट ना एक दिल की भी सुनता है कि यार मैं अगर किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो कुछ सुन नहीं रहा, तो फिर वो वापस नहीं करता। पर मेरे अंदर ये है कि यार मेरे को ये करना है, क्योंकि मैं हिप हॉप सुन के बड़ा हुआ हूँ और बहुत ही रेबल फॉर्म है, बहुत आर्ट फॉर्म है ये। और मुझे लगता है कि यार जो मुझे सोसाइटी के जो भी एक्सपीरियंस या ऑब्जर्व करता हूँ जो मैं, तो मैं वो वैसा लिखना पसंद करता हूँ। और मैं आज भी लिखता हूँ यार, चाहे उससे कुछ बने ना बने। आप ही ने मेरा एक और सवाल मुझे दे दिया कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, लाइक अंडरग्राउंड रैपर, आपकी अलग चीज़ों से यूथ कनेक्ट होती है, वो आपसे इंस्पायर होती है, वो आपके शब्दों से इंस्पायर होती है। और मुझे लगता है कि एक वो लिमिटेड टारगेट ऑडियंस है जो आपको डाई हार्टली आपको फॉलो करती है। तो जब आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं आप कमर्शियली उस चीज़ से हट जाते हैं, जहाँ आपको हर पार्टी में वो आपका गाना बज रहा हो, जहाँ सारे पेरेंट्स बच्चे डांस कर रहे हो, और उसके ऑपोजिट आप इधर देखेंगे तो कुछ वो एक लोग हैं जो आपकी बीट सुन रहे हैं, वो लिरिक्स गा रहे हैं, तो वो इतना बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है। तो एज एन आर्टिस्ट, क्या ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि उनको किस जोन में जाना है, या कमर्शियल सक्सेस उनके लिए एक टाइम के बाद ज़रूरी हो जाती है? यार मैं ना ऐसा कभी नहीं सोचा म्यूज़िक को लेके। मैंने 2 Pac के गाने भी क्लब में बजते देखे हैं, और वो सोशली भी बातें करता था। जब उसको कमर्शियल बातें करनी है उसने तब भी करी। मैंने एमिनेम को भी सुना है, मैंने 50 को भी सुना है, मैंने जो भी रैपर मैं आइडलाइज करता हूँ, मैंने उन सबको क्लब में भी सुना है और वैसे भी सुना है कि बहुत सोशली बात करते भी सुना है। चाहे वो कान्ये वेस्ट ले लो आप, जितना पॉलिटिकल वो जाता है शायद ही को जाता है रैपर, और उसने सबसे बड़े क्लब बैंगर्स भी उसने बनाए हैं, उसने क्लब हिट्स भी, वैसे कमर्शियल हिट्स भी बनाए हैं उसने। तो मैं उन चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस हूँ कि आर्टिस्ट को ना
एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप। एग्जैक्टली। और मैं बचपन से ये सोचता था कि यार ये गाने कैसे बनते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। जब भी मैं बॉलीवुड मूवीज़ देखता था तो मैं सोचता था यार ये गाने कैसे बनाए होंगे, ये मुखड़ा अंतरा ये क्या चीज़ें होती हैं यार। फिर वो धीरे धीरे करके मैंने सीखा और मैंने करने मेरी चाहत थी कि मैं वो करूँ, क्योंकि मेरे को पैसा भी कमाना था, मेरे को अपना घर चलाना है, मेरे को अपने जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं। तो मैं बड़ा होने लग गया था। मैं 25 साल 26 साल 27 साल जब इस उम्र में पहुँचता हूँ ना तो अपने आप से पूछता आप कर क्या रहे हो। अंडरग्राउंड यू रिस्पेक्ट ना, आप जब तक 20 22 23 तक होते ना तब तक बहुत करते हो आप। ओ यार हम हार्डकोर रैपर, मैं तो बस यही करूँगा, मैं तो यही गाऊँगा, मैं तो यही करूँगा। और जब आप 25 का पड़ाव पार करते हैं, 26 27 28 पे जाते हैं, तब आपको लगता है जब पैसे नहीं आते तब कहते क्या कहीं जो मैं कर रहा हूँ ये भी ख़त्म ना हो जाए यार। और मैं इस चीज़ को ख़त्म होने देना नहीं चाहता। तो मैंने हर वो मुमकिन चीज़ करी जो मेरे टैलेंट को ज़िंदा रखे, जो जिस तरीके से मैं सर्वाइव कर पाऊँ। और मैं हिप हॉप तब से कर रहा था शायद जब मार्केट भी नहीं था इंडिया में, और जब बहुत ही गिने चुने उंगलियों पे बच्चे थे जो हिप हॉप कर रहे थे। 2009-10 तब हम अपने गाने रिलीज़ करके टीवी पे आ रहे थे हिप हॉप करके, पर उससे मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। और मेरा घर, मेरी फैमिली में आई एम द ओनली वन उस टाइम जो सिर्फ पैसे कमा रहा था। तो जिम्मेदारियाँ बहुत सारी थी, जैसे कि मेरी बहन की शादी और भी कई जिम्मेदारियाँ मेरे पे थी जो मेरे को पूरी करनी थी। तो मैंने उन जिम्मेदारियों को ही मद्देनजर में रखा और मैंने कमर्शियल भी करा, हिप हॉप भी करा, बैलेंस करने की कोशिश बैलेंस करी। करने के एग्जैक्टली। कमर्शियल इज फॉर मनी और जो अंडरग्राउंड हिप हॉप है दैट इज फॉर रिस्पेक्ट। ये तो परफेक्ट आंसर। मैं उन चीज़ों को बैलेंस करता हूँ अभी तक। ये। जब भी का आपका जिक्र होता है तो माफिया मुंदीर का अपने आप को ग्रुप का जिक्र होता है, तो क्या लगता है कि अगर आज भी वो ग्रुप एग्जिस्ट करता तो आज का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और हिट ग्रुप होता? BTS होता है यहाँ का। तारों में आपको NW होता, वो कोई ऐसा कल्ट होता ना, मतलब मेरे लिए तो आज भी मेरे दिल में है सारे। मुझे वो तो पता है, वो एविडेंट है। बोलूँगा मेरे लिए तो मेरे करीबी हैं सारे, और मैं सबकी इज्जत करता हूँ और मैं सबको साथ देखना चाहता हूँ अपने मरने से पहले। शायद जिस दिन कभी ऐसा हो तो मैं उनसे सिर्फ यही लास्ट, मेरे अगर कोई बना तेरी लास्ट विश क्या है, तो मैं ही बोलूँगा भाई आप सारे इकट्ठे आ जाओ एक बार एक गाने पे। मुझे लगता है आप ही को शुरुआत करनी चाहिए इस मैं चीज़ तो की। करता हूँ, पर ईगोज और ये और वो सब खत्म करने पड़ेंगे, मन मुटाव खत्म करने पड़ेंगे। जब तक वो एक रूम में नहीं होंगे तब तक एक बात कभी सॉल्व हो ही नहीं हो सकती। नहीं सकती। और रूम जब में तक आना, आमने सामने और वो रूम में लाना ना वो टास्क है। क्या क्योंकि लगता है they आपको are- कौन कर सकता है? बोहेमिया पाजी कर सकते हैं ये? कोई नहीं although कर उनका सकता कोई जब लेना तक वो देना खुद नहीं चाहेंगे, तब तक कोई नहीं कर सकता। नहीं। अच्छा। शायद भोले को उतर के आना पड़ेगा, वो उनकी उंगलियां पकड़वा के लेके आएगा, इधर आओ तुम, चलो बात करो। जी। तो काश ऐसा हो। और पर मैं चाहता हूँ पर्सनली कि ये चीज़ हो, और अगर ये हो गई तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी हिंदुस्तान में। इसमें भी एक और चीज़ आती है, जिस तरीके के रैप बैटल्स होते हैं, जिस तरीके का डिस्प्यूट दिखता है, वो भी एक एंटरटेनमेंट होता है ऑडियंस के लिए। मतलब उनको तो नई नई क्रिएटिविटी मिलती है, नई नई लिरिक्स मिलती है। इसमें कितनी सच्चाई होती है? क्योंकि ऑब्वियसली कहा जाता है चीज़ें होती है, जैसे हाल ही में कुछ समय पहले रफ्तार और एमी का हुआ था, फिर जब आप बीच में आए तो पैचअप हो गया। हाँ। तो ये क्या चलता है? मतलब अगर आप कॉमन पब्लिक को ये बताना चाहें तो क्या है ये, किस तरीके ये रैप बैटल क्या होते हैं? होती है और सीरियस होती है और मुद्दों पे होती है। अगर किसी को किसी चीज़ अच्छी नहीं लगी, यार तूने ऐसा कैसे बोल दिया, तेरे को पता नहीं है इस बारे में, तूने मेरे को डिसरिस्पेक्ट करा, और वो गानों के थ्रू है, बैटल है कि हाँ भाई मैं अपने शब्दों के थ्रू तेरे को चांटा नहीं मारूंगा, मुक्का नहीं मारूंगा, लड़ूंगा नहीं, फिजिकल नहीं होऊंगा, पर अपनी बातों से फिजिकल। कॉम्पिटिशन है एक तरीके का, क्योंकि रैप हमेशा से एक स्पोर्ट्स की तरह रहा है। और मतलब कंपटीशन ऐसा होता है कि ना मेरा स्किल बढ़िया है, सामने वाला कहता है मेरा बढ़िया है, तो वो अपने गानों के थ्रू अपने स्किल को दिखाते हैं। तो उसमें वो गानों तक जब तक सीमित है तब तक बहुत बढ़िया है, गानों के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, बस मेरा मानना ये है। और डिस भी बस ये मैं जनता को बोलना चाहूँगा कि यही हिप हॉप मत मान के बैठ जाओ आप कि ये डिस हिप हॉप है और यही है, और आप ये नहीं कर रहे तो आप रैपर नहीं हो, या फिर ये नहीं हो, वो नहीं हो, फलान नहीं हो। अपना यार एक आर्टिस्ट अलग है, उसका रैप करने का तरीका अलग है, एक आर्टिस्ट अलग है, उसका सोचना रैप करने का तरीका अलग है। आर्ट को देखो, ये मत देखो कि उसने ऐसा कर दिया फिर उसको आपने एक वो कर लिया, माइंड सेट कर लिया कि यार यही रैप होता है। डिस अगर जब तक तो डिस नहीं करेगा, चार गाली नहीं बकेगा उसके अंदर, या फिर ये नहीं बोल देगा तो हिप हॉप नहीं है। तो वो थोड़ा सा नजरिया चेंज करना है लोगों का, पर डिस जरूरी है, एक पार्ट है ये हिप हॉप का। हाँ। आप उसे इग्नोर करके आए हैं, मतलब यार बाहर तो बहुत फिर वैसा है ना, बाहर लोग मर जाते हैं इस चीज में। यस, बिगी, टूपाक, Tupac, ये सब और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस चीज़ के पीछे, और वो इंडिया में कभी ना आए। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि वैसा कल्चर यहाँ पे ना आए। गानों तक बात रहे, अगर वो कॉम्पिटिटिव है, अगर वो स्पोर्ट्स ऐसा स्पोर्ट्स या फिर तब तक ठीक है।
उसके आगे ना वो लाइन क्रॉस हो। और यू नो हिप हॉप बहुत अलग अलग चीज़ें हैं यार, लोगों का बहुत अलग तो अलग मुझे मानना लगता है लोग बहुत इग्नोरेंट है, लोग अच्छे से उसे जानते भी नहीं है, और जो एक कॉमन पब्लिक की जो एक मेंटालिटी है, उनको लगता है कि एक रैपर है, उसकी ज़िंदगी जो है बहुत डार्क लाइफ से रिलेटेड है। तो डार्क लाइफ का परसेप्शन जो है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो आपके टैलेंट को नहीं समझ पाता, वो एज एन इंडिविजुअल आपको पता नहीं किस उसमें लेगा। तो अगर आप लोगों से कहना चाहेंगे अंडरग्राउंड रैप के बारे में या उन आर्टिस्ट के बारे में, अगर ये क्लैरिटी लाना चाहेंगे कि हर इंसान उस डार्क लाइफ का हिस्सा नहीं होता, ना, हर कोई नहीं होता, पर हर किसी का एक पर क्या dark ये वो सच होता है? हद तक वो बहुत डार्क लाइफ का हिस्सा होते हैं उनके, जिस तरीके के यार ना आपका ना, आपकी ना कला, जिस तरीके के कलाकार हो ना, वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप डार्क आर्टिस्ट हो तो वैसा म्यूज़िक होगा आपका, वो कहीं ना कहीं आपके आर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। और जिसने वैसी लाइफ इन देखी होगी तो फिर उसका म्यूज़िक बहुत अलग होगा। तो वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है उसने जिया क्या है, उसका एक्सपीरियंसेस क्या हैं। मेरे एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग लाइफ को लेके, अच्छे भी हैं, काफ़ी डार्क भी हैं। तो मैं उन दोनों को लिखता हूँ। अच्छी बातें तो मैं अच्छी बातों को भी लिख के उतारता हूँ, जो बुरी बातें मैं उनको भी बताता हूँ लोगों के सामने। तो यार आर्टिस्ट तो यार हर तरीके के इमोशन से गुजरता है, मुझे ऐसा लगता है। और वो फ्री है कुछ भी लिखने गाने के लिए, तो वो गाता है। और बस मैं यही कहूँगा कि यार समझने की कोशिश करा करो, क्योंकि ना मेहनत होती है हर चीज़ के पीछे, हर किसी आर्टिस्ट के गाने के पीछे मेहनत है। लोग सिर्फ यही कह के यार ये हिप हॉप तोड़ना है यार, ये तो, अरे उसे सुनो तो सही भाई। पहले तुमने पहले अपने मन में एक चीज़ बना ली है कि यार ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है, हिप हॉप तो वो है। ऐसा नहीं होता, पहले चीज़ों को जानने की कोशिश करो। लोगों का मानना है कि एमिनेम हिप हॉप रैपर है सिर्फ, तो जो बाकी के रैपर हैं क्या रैपर नहीं है? 50 रैपर नहीं है, या फिर बोन थग्स एंड हार्मनी रैपर नहीं है, या फिर और भी नेली रैपर नहीं था, लूडाग्रिस रैपर नहीं था, ये रैपर नहीं थे, वो इन सब ने हिप हॉप बनाया मिलके। सिर्फ एमिनेम अकेली देन नहीं है हिप हॉप की। दो आई लव एमिनेम, फॉर मी इज अ रैप गॉड, आई लव एमिनेम टू द कोर। पर लोगों को ये भी मानना पड़ेगा कि और भी तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, और उनका म्यूजिक भी सुनना, एक्सप्लोर करना चाहिए और जानना चाहिए किस तरीके का आर्टिस्ट है, किस तरीके का माइंड सेट है उसका। तो वो लोग जानने की कोशिश नहीं करते, फेवरेटिज्म बहुत हो गया, बायस बहुत बायस्ड हो गए। एग्जैक्टली। तो वो अब उसका ना कोई वो नहीं है, जब तक लोग खुद से नहीं समझेंगे ना, आप नहीं समझा सकते। वैसे आप हर किसी को पर्सनली जाके समझा नहीं सकते। बोहेमिया को लेकर क्या टेक है का? क्योंकि बोहेमिया पायनियर रहे हैं और हर दूसरा इंसान उन्हें बहुत एडमायर करता है, आप भी उन्हें एडमायर करते थे। और उनका कोई आई थिंक गाना है काली दनाली, ये काली दनाली। हाँ, अब पहले 2 लाइन में उसकी सुनूंगी, उसके बाद हम बोहेमिया। गड्डी दे शीशे काले, मेरे पीछे पीछे लगे 24 घंटे पुलिस वाले, समथिंग इतना ही याद है मेरे को अभी। हाँ, पर आई लव बोहेमिया भाई, वैसा आर्टिस्ट। मुझे याद है, मैं 2006 की बात है, तो उस वक्त एक कैसेट आई थी शामुर, ऐसे करके आई थी वो शामुर, बहुत हिट हुआ था गाना वो। तो मेरा दोस्त कैसेट लेके आया था, उसके बी साइड में शायद 9वें नंबर पे गाना था काली डनाली। वो एक मिक्स टेप थी, उसमें वेरियस आर्टिस्ट कंबाइन करके एक मिक्स टेप सी बनाई थी, उसमें अलग अलग आर्टिस्ट हुए गाने थे। तो पहली बार मैंने बोहेमिया भाई का, मेरा दोस्त था संचित, तो उसने कहा फटाफट फ़ोन करके कहता भाई मेरे घर पे आ। पता नहीं क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया। मैं फटाफट उसके घर पे गया और उसने मेरे को अपने कंप्यूटर पे ना ये गाना सुनाया काली डनाली, और मैं ऐसा शॉक, मैंने कहा यार ये क्या है, पंजाबी रैप, मैंने कहा ये तो हिप हॉप है, मैंने कहा पंजाबी, मैंने गा कौन रहा, कौन है आर्टिस्ट, बोहेमिया कौन है। आप मानोगे नहीं, उस दिन जिस दिन मैंने गाना सुना, और उसके अगले दिन से मैंने हर दिन सुबह उठ के चैनल वी होता था उस वक्त, MTV और चैनल वी, मैं 2 चैनल देखता रहता था। मैंने कभी ना कभी तो उस आर्टिस्ट का गाना आएगा, मतलब दिल में उम्मीद थी ऐसी। 2 महीने बाद उनका गाना आया सहारा। मैं सुबह सुबह अपने चाचा के घर पे था, 9 बजे का टाइम था, चैनल वी पे सहारा आया, वहाँ पे बोहेमिया लिखा हुआ है, और मैं नींद से ऐसे मेरी आंखें फटी और मैं यूँ बैठ गया देख रहा हूँ यार। फिर मैं वो गाना सुना और मैं अपनी गली में भाग के गया, अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि यार मैंने वो देख लिया, आर्टिस्ट आ गया, वीडियो देख लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर मैं किसी के घर पे गया, मेरा एक जान पहचान मेरा दोस्त था, उसके घर पे कंप्यूटर था, तो उसमें क्या था, चैनल्स आते थे टीवी के, उसने कोई ऐसा सेटअप कर रखा था, उसके टीवी के चैनल्स आते थे और उसको आप रिकॉर्ड कर सकते थे। मैं उसके घर पे 6 घंटे बैठा हूँ सिर्फ उस गाने को वेट के लिए, जब वो आएगा तो मैं रिकॉर्ड करके, गाना रिकॉर्ड करके यहाँ से CD बर्न करके लेके जाऊँगा। और मैं 6 घंटे बैठ के वो लेके गया हूँ, वैसे वाला फ़ैन था मैं। पैसा नशा प्यार मुझे आज भी याद है। मुझे म्यूज़िक सुनने का बड़ा शौक़ था, मेरे पास वॉकमैन था, और मैं शाम को जब रात हो जाती थी तो छत पे चलाता था, इतना अंधेरा होता था वहाँ पे सिर्फ मैं, वॉकमैन, हेडफोन्स होते थे और कोई नहीं। मैं अपने कानों में लगाता था, इमेजिनरी माइक पकड़ता था और परफॉर्म करता था दीवार को देख के।
तो हाँ बोहेमिया भाई की एल्बम चलती रहती थी, पैसा नशा प्यार, वन ऑफ माय फेवरेट एल्बम भाई का प्रोजेक्ट वो। तो बोहेमिया भाई से तो बहुत अलग प्यार है। और तो yes, कोलैबोरेशन को लेकर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, पर क्या उम्मीद है हो सकता है कुछ आगे? होंगे अगर भाई चाहेंगे, मैं तो रेडी हूँ। अगर भाई जिस दिन भी बोल देंगे उस दिन उससे अच्छा क्या होगा, मैं तो हंसते खेलते ही ऐसा रेडी। कुछ आखिरी सवाल है मेरे आपसे। जी। अपार्ट फ्रॉम द रैप वर्ल्ड, अपार्ट फ्रॉम द रैपर्स, इक्का कौन से सिंगर्स को या कौन से आर्टिस्ट को सुनते हैं? मैं अभी फिलहाल रैपर्स हटा दिया। मैं अभी फिलहाल डोजा कैट सुन रहा हूँ। और मैं अभी अरिजीत भाई हो गए, करण औजला पाजी हैं, दिलजीत भाई हैं, और ऐसे रैंडम कुछ भी सुन लेता हूँ ऐसे यार। कभी 60s 70s के गाने सुने? कभी किशोर कुमार? बिल्कुल सुने हैं मुकेश, भाई, हाँ? बिल्कुल सुने हैं। कोई एक आध, मेरे को इतने एक सारे आध हैं। मुकेश या किशोर का हाँ, अगर गाना? वैसे याद नहीं, पर मेरे काफी सारे फेवरेट हैं। आप एक गा रहे गाना थे था- लिखे जो हाँ, खत तुझे। वो मेरा बहुत फेवरेट। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंगे के, आई लव दैट सॉन्ग। मेरी रिंगटोन थी, और मुझे याद है मैं 8th में था 9th में था, मेरे फ़ोन की रिंगटोन थी। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं यार पुराने जो मेरे को बहुत पसंद है, बहुत दिल के करीब हैं। याद नहीं आते, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, क्या गाने हैं यार वो। और वो तो अमर गाने हैं, उनकी मेलोडीज आज तक वो यार, उनके ना पीस 7-7 8-8 मिनट के गाने होते थे वो। उनके ना पीस याद है मेरे को, म्यूजिक के वो तक याद है मेरे को कि यहाँ पे ये बजेगा अभी। जब सलमान भाई के वो गाना था तुमसे मिलने की तमन्ना है, क्या गाने थे यार वो। तो मैंने बॉलीवुड ये और वो पुराना म्यूजिक तो मेरे दिल के, लकी अली साहब, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, मेरे को अलीशा चिनॉय, क्या वो ट्रेंड लेके आए थे यार, मेड इन इंडिया और ये और वो, तब वो क्या काम कर रहे थे उस वक्त। तो ये सब कहीं ना कहीं था म्यूजिक मेरे अंदर। मैंने पुराने से पुराने भी सुने हैं, नए से नया भी सुना है। तो इन्फ्लुएंस बहुत सारी चीज़ों का मेरे ऊपर रहा है म्यूजिकली। कौन लगता है कौन सा यंगस्टर जो है कितना इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मुकाम पर बोहेमिया है, या हनी सिंह ने भी कमर्शियली जितना सक्सेस हासिल किया है, जो आज की यूथ है। अभी हम हसल में देखेंगे तो उदय ही इज जस्ट 18 और उसने हसल जीता है। तो लगता है कि ये लोग इन लोगों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? यार देखो, मेहनत करेंगे बिल्कुल तोड़ देंगे। मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। अच्छी मेहनत अच्छे तरीके से करी गई, अपने सही रास्ते पे चलते रहो, अपना फोकस सही रखो, अपना पैशन अपना 100% दो हर चीज़ को, तो आपको कोई नहीं रोक सकता यार। आप हनी भाई और बोहेमिया भाई से भी ऊपर जा सकते हो, पर वैसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हनी भाई और फिर बोहेमिया भाई ने करी है। तो मेहनत डिमांड करती है ये चीज़ें, अगर वो करेंगे तो बेशक वो आगे चले जाएंगे। और हर चीज़ है उनके अंदर यार, हर चीज़ है। वो रैपर है, वो स्किल्ड है, 18 साल की उम्र में उसने ये चीज़ जीती है, काबिल तारीफ़ यार। और मैं सिर्फ उदय की बात नहीं कर रहा, जितने भी बच्चे वहाँ पे थे हसल में, सब काबिल तारीफ़ हैं और सब डिज़र्व करते हैं आगे जाना, और सब मेहनती हैं। और मुझे पूरा यकीन है वो अपनी लाइफ में सब बच्चे अच्छा करेंगे। Thank you so much for talking to TV9 Thank Bharat. you. It was lovely having you here. Thank you.